हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये टॉपिक हमें क्या सिखाएगा, क्या समझाने की कोशिश करते हो समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना। रीपेमेंट का मतलब समझो कि मैंने किसी से 100 रुपये लिया है और मैंने इसको वादा किया कि आपका मैं पैसा 2 महीने के बाद दे दूंगा, प्लस इंटरेस्ट के साथ में दूंगा। तो 2 महीने के बाद मैंने इसको 100 रुपया प्लस उसका इंटरेस्ट समझो 20 रुपीज़, टोटल मिला के मैं इसको 120 रुपीज़ पे करूंगा 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। तो इसी को बोलते हैं आपने क्या किया, रिडम्पशन किया। मतलब आपने पैसा लिया, फिर आपने जो सामने वाले को जो वादा किया था, उस वादे पे आपने क्या किया, सामने वाले पार्टी को पैसा दे दिया। उसी को कहते हैं रिडम्पशन, या फिर उसी को कहते हैं रीपेमेंट। तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस का रिडम्पशन क्या होता है, उसको समझाने के लिए आप लोग ऐसा समझो कि समझो कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है। तो जब किसी कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल का मतलब होता है पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर बेचती है। और मार्केट में शेयर को बेच के कंपनी अपने पैसे की ज़रूरत को पूरा करती है। बट कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचने के लिए जाती है, तो दो टाइप का शेयर बेचती है। एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो बंदा किसी कंपनी का अगर इक्विटी शेयर्स खरीदेगा, वो बंदा उस कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा। और जो बंदा किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेगा, वो बंदा उस कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग हमारा जो फोकस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर होगा। इक्विटी शेयर्स का भी रिडम्पशन होता है, बट उसको बायबैक ऑफ शेयर्स बोलते हैं। तो जिन लोगों को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगर आ जाएगा, वो आसानी से बायबैक ऑफ शेयर्स का भी सम सॉल्व कर सकता है। तो फिलहाल अभी आप लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर ध्यान देना है। तो हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। तो कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी ने मार्केट में प्रेफरेंस शेयर्स बेचा। और प्रेफरेंस शेयर्स बेच के समझो कि पब्लिक से 10 लाख रुपए लिया। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को बेच के और कंपनी के पास जो पैसा आया उसे कहेंगे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। मतलब ये कैपिटल किसकी वजह से आया, प्रेफरेंस शेयर्स को बेचने की वजह से आया। इसलिए 10 लाख का कैपिटल हो गया। तो जिस टाइम पे कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स बेचती है ना, उसी टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉमिस करती है और बोलती है कि भाई साहब, ओ भाई साहब, हम आपका पैसा कम से कम 20 साल के बाद या फिर उससे ज़्यादा टाइम पीरियड में आपका पैसा रिटर्न करेंगे। ज़्यादातर केस में ऐसा देखा गया कि प्रेफरेंस शेयर्स का कंपनी जो पैसा पे करती है, वो 20 साल या 20 साल के बाद ही पे करती है। मतलब उतने टाइम तक आपका पैसा उस कंपनी में पड़ा हुआ रहे। तो मोटा मोटी हम लोग 20 ऐसे एज्यूम करते हैं। तो कंपनी ने समझो कि मेरा 10 लाख रुपया लिया है और 20 साल के बाद मेरे को मेरा पैसा रिटर्न करेगी। लिया मुझसे 10 लाख और 20 साल के बाद मुझे रिटर्न करिए समझो 10 लाख रुपया। ओके, तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन एट पार। रिडम्पशन एट पार। ओके, तो समझो कि है लिया है मुझसे 10 लाख रुपया, और वही 20 साल के बाद अगर कंपनी अगर मुझे पैसा रिटर्न करेगी, और रिटर्न करते समय समझो कि कंपनी मुझे 12 लाख रुपया दे रही है। ओके, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए कंपनी ने ज़्यादा दिया। तो यहाँ पे जो कंपनी ने 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा पैसा दिया ना, तो इसको बोला जाता है प्रीमियम। मतलब कंपनी ने जो लोगों को पैसा पे किया, वो प्रीमियम पे पैसा पे किया है, प्रॉफिट पे पैसा रिटर्न किया उनको। तो इसे कहा जाता है रिडम्पशन एट प्रीमियम। रिडम्पशन एट प्रीमियम। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कंपनी या तो रिडम्पशन या तो पार पे करेगी या तो प्रीमियम पे करेगी। नेवर एट डिस्काउंट। नेवर एट डिस्काउंट। तो कभी भी कंपनी डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं करती है। डिस्काउंट का मतलब कैसा, कि लिया मुझसे 10 लाख रुपया, बट कंपनी 20 साल के बाद समझो कि मुझे दे रही है 9,90,000 रुपीज। तो अगर ऐसा करेगी तो इसका मतलब कंपनी लोगों का विश्वास तोड़ देगी। मतलब लोगों का विश्वास उस कंपनी के ऊपर से उड़ जाएगा। बट कंपनी ऐसा कोशिश करती नहीं है, हमेशा ये ट्राई करती है कि जितना लिया या तो उससे ज्यादा दे, या तो जितना लिया तो उतना दे, लेकिन उससे कम कभी देने की कोशिश नहीं करती है। क्योंकि कंपनी को भी लोगों का विश्वास जीतना है, क्योंकि कल को फ्यूचर में अगर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो यही शेयर होल्डर उस कंपनी का क्या करेगा, शेयर्स खरीदेगा। इसलिए हमेशा कंपनी क्या करती है, प्रीमियम पे या तो पार पे पैसा देने की कोशिश करती है। ठीक है, तो कंपनी को मालूम है कि हमें 20 साल के बाद लोगों का पैसा देना है। स्टोरी को टू भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंपनी को मालूम है कि 20 साल के बाद लोगों का पैसा रिटर्न करना है। तो 20 साल के बाद पैसा रिटर्न करने के लिए कंपनी फर्स्ट ईयर से ही कंपनी क्या करती है, प्लानिंग करना शुरू करती है।
तो क्या प्लानिंग करती है, तो कंपनी इस तरह प्लानिंग करती है कि कंपनी को हर साल जो भी प्रॉफिट होगा, हर साल जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से थोड़ा 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 करके पैसा साइड में रखती, निकाल के रखती है। और इसी प्रॉफिट को बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसका इस्तेमाल कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए यूज करती है, उसी पैसे का इस्तेमाल करती है शेयर होल्डर का पैसा रिटर्न करने के लिए। तो सर डिविजिबल प्रॉफिट क्या क्या होता है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो आप लोग ये 5 एग्जांपल आप लोग अपने जहन में याद रख सकते हो, और ज़्यादातर एग्जाम में यही 5 नाम आता है। तो जैसे कि सबसे पहला नाम आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने तो नाम तो सुना ही होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। दूसरा है जनरल रिजर्व, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। तीसरा है रेवेन्यू रिजर्व, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। नेक्स्ट है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। तो ये टोटल 5 आपको डिविजिबल प्रॉफिट के नाम आपको याद रखने हैं सर। तो कंपनी को जब भी रिडम्पशन का पैसा पे करना रहता है तो कंपनी फर्स्ट ईयर से प्लानिंग करना शुरू कर देती है। तो कंपनी को हर साल जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कंपनी थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में निकाल के रखती है। तो इसमें से किसी भी रिजर्व को यूज कर सकती है पैसा देने के लिए, ठीक है। और समझो कि 20 साल में अगर इसमें पैसा जमा नहीं हो पाया, मतलब कंपनी को, जैसे कि 20 साल के बाद जैसे कंपनी ने लिया है समझो 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपीज, और समझो कि कंपनी 20 साल के लोगों का पैसा रिटर्न करने के लिए समझो 12 लाख रुपए, बट कंपनी के अकाउंट में अब तक 12 लाख रुपए जमा नहीं हुआ, सिर्फ 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए जमा हुआ। तो फिर कंपनी अपना दूसरा मोड यूज करती है जिसे कहा जाता है इश्यू ऑफ शेयर्स, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं फ्रेश इश्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी, अगर पैसे का शॉर्टेज हो रहा है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, कंपनी ने अब तक 20 साल में सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए जमा कर पाई, तो कंपनी को और 4 लाख रुपए का जुगाड़ करना है। तो कंपनी क्या करेगी, समझो कि इस 4 लाख में से भी या तो पूरा का पूरा 4 लाख का फ्रेश इशू कर सकती है, या तो 2 लाख का 3 लाख का भी कर सकती है, वो कंपनी के ऊपर है। बट यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पे वैल्यू में कम कंसिडर कर रहा हूँ। ये समझो कि कंपनी को 4 लाख रुपए का शॉर्टेज हो रहा है, तो कंपनी ने सोचा कि हमारे पास 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उसको बेच देते हैं, और बाकी जो 3 लाख का जो अपन को मतलब डेफिशिएंसी हो रही है, पैसे की कमी हो रही है, उस पैसे की कमी के लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में फ्रेश इशू करेंगे। तो कंपनी जो फ्रेश इशू करने के लिए जाती है तो दो टाइप का फ्रेश इशू कर सकती है, या तो मार्केट में इक्विटी शेयर बेच के अपने पैसे की जरूरत को पूरा करेगी, या तो प्रेफरेंस शेयर्स को बेच के अपने पैसे की जरूरत को पूरा करेगी। ये दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके अपने पैसे की जरूरत को पूरा कर सकती है, ठीक है। अब बाकी अगर पैसा और कम पड़ रहा है तो फिर कंपनी तीसरा ऑप्शन यूज चूज करेगी, इसको बोलते हैं सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट। मतलब कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को और असेट्स को बेच के अपनी पैसे की जरूरत को पूरा करती है। तो इस तरह कंपनी 3 मोड ऑफ पेमेंट इस्तेमाल कर सकती है रिडम्पशन करने के लिए। पहले सबसे पहला पैसा लेगी डिविजिबल प्रॉफिट में से। डिविजिबल प्रॉफिट में अगर पैसा कम पड़ा तो कंपनी मार्केट में फ्रेश इशू करेगी। फ्रेश इशू में पैसा अगर कम पड़ा तो फिर कंपनी अपने असेट्स को या फिर इन्वेस्टमेंट को बेच के अपनी पैसे की जरूरत को पूरा करेगी। तो इतना सारा अपन को पैसे का लेन देन करना, इतना सारा मगजमारी करना, इतना सारा हिसाब किताब रखना, तो ऐसी चीज़ों का हिसाब किताब रखने के लिए जो टॉपिक सीखना पड़ता है ना, उसी टॉपिक का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और ये टॉपिक मार्केट में बदनाम इसलिए है कि लोगों को इसकी एंट्री तो याद हो जाती है, बट लोगों को उसका अमाउंट लिखने के लिए नहीं आता है। बट मैं आपको इजीली सिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिलहाल आप लोग ये समझो कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने प्रेफरेंसेस बेच के अपने पैसे की ज़रूरत को पूरा की है, फिर वही क्या करती कंपनी कुछ साल के लोगों का पैसा रिटर्न कर दे, तो उसी को बोलते हैं रिडम्पशन। तो कंपनी को रिडम्पशन करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी 3 जगह से पैसा लेती है। सबसे पहला पैसा डीपी में से लेगी, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। फिर दूसरा लेगी फ्रेश इश्यू में से, फिर तीसरा लेगी सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बेसिकली इस टॉपिक में पूछा क्या जाता है, तो पूछा ये जाएगा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये आपको पूछा जाएगा। फिर दूसरा आपको बोला जाएगा प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन। तो हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर रिडम्पशन। रिडम्पशन होने के बाद कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, ये दो चीज़ हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एंट्री कैसे पास करना है, तो एंट्री के लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो मैं सबसे पहले आपको कंपलसरी एंट्री बताऊंगा कि आपको हर सम में ये कंपलसरी 4 एंट्री आपको पास करनी है, कंपलसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो ये कंपलसरी जर्नल एंट्रीज में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले एंट्री आती है अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन।
तो अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन का मतलब होता है कि लिया कंपनी ने 10 लाख रुपया और 20 साल के बाद कंपनी दे रही है मुझे, समझो 10 लाख रुपया। ये एक ऑप्शन होता है हमारे पास। या तो लिया है मुझसे 10 लाख रुपया, कंपनी 20 साल के बाद समझो मुझे दे रही है समझो 12 लाख रुपया, तो ये दूसरा ऑप्शन होता है। तो अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन का मतलब है कि रिडम्पशन के टाइम पे कंपनी पैसा कैसे दे रही है, या तो पार पे पैसा देती है या तो प्रीमियम पे पैसा देती है। कंपनी के पास ये दो ही सिचुएशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री देखेंगे एट पार वाला। तो एट पार वाले केस में क्या है, लिया मुझसे 10, 20 साल के बाद दिया मुझे 10। लिया 10 लाख रुपया, 20 साल के बाद मुझे दिया 10 लाख रुपया, तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन एट पार। तो अगर इसकी एंट्री बनानी है तो कैसे एंट्री बनाएंगे, तो बेसिकली कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल का पैसा क्या कर रही है, रिडीम कर रही है, उनका पैसा रिटर्न कर रही है, तो कंपनी की लायबिलिटीज कम हो जाती है। अगर जनरली अगर मैं आपको बताऊं, ये जैसे बैलेंस शीट है, ये हमारा लायबिलिटी हो गया, ये हमारा असेट्स हो गया। तो अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों की दोनों लायबिलिटीज में आती है। तो कंपनी को अगर अपनी लायबिलिटीज को कम करना रहता है तो उसको एंट्री में फिर उसको डेबिट करना पड़ता है, इसलिए इसकी एंट्री बनाई गई है प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। ये पैसा किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो इसलिए टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो कैसा, यहाँ पे 10 लाख रुपए, यहाँ पे 10 लाख रुपए, क्योंकि लिया मुझसे 10 लाख, 20 साल की कंपनी दे रही है मुझे 10 लाख रुपए, इसलिए दोनों तरफ आपको 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए लिखना है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन क्या है कि एट प्रीमियम। तो एट प्रीमियम के केस में क्या है कि कंपनी ने लिया मुझसे 10 लाख रुपया, 20 साल के बाद मुझे दे रही है समझो 12 लाख रुपया। तो इस केस में कंपनी 2 लाख रुपया ज्यादा दे रही है। तो जो दो कंपनी 2 लाख रुपया ज्यादा दे रही है वो कंपनी प्रीमियम दे रही है। और जब कंपनी प्रीमियम पे पैसा देती है ना, तो कंपनी को लॉस होता है। तो मैं क्या करूंगा, यही सेम एंट्री हूबहू मैं यहाँ पे वही लिखूंगा, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं करूंगा, देखो। तो मैं एंट्री लिखूंगा प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लीव वन लाइन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये मैंने एंट्री लिख दिया। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि कंपनी ने लिया 10 लाख रुपया और 20 साल की कंपनी 12 लाख रुपया दे रही है, तो कंपनी 2 लाख रुपया ज्यादा दे रही है। तो कंपनी जो 2 लाख रुपया ज्यादा दे रही है तो कंपनी के लिए लॉस है। तो कंपनी उस लॉस को डेबिट में लिख दी और उस लॉस का नाम लिखेगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर इस एंट्री का वैल्यूएशन करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो। लिया 10 लाख रुपए, तो कैपिटल में 10 लाख रुपए, प्रीमियम कितना दे रही है 2 लाख रुपए, तो टोटल मिला के कंपनी कितना पैसा देगी 12 लाख रुपए। क्योंकि रूल क्या बोलते हैं कि डेबिट में और क्रेडिट में हमेशा अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये दोनों की दोनों एंट्री नहीं है, ये दोनों में से कोई आपको एक एंट्री पास करनी है। तो क्वेश्चन में आपको लिख के दिया रहेगा कि रिडेम्पशन पार पे हो रहा है कि प्रीमियम पे हो रहा है करके। अगर कुछ नहीं लिख के दिया है तो पार समझने का, प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम के बारे में कुछ ना कुछ डेटा आपको लिख के ही दिया रहेगा कि 10% प्रीमियम पे कंपनी रिडम्पशन कर रही है, 20% प्रीमियम पे कंपनी रिडम्पशन कर रही है, वो मेंशन होगा ही होगा क्वेश्चन के अंदर आपको। ठीक है, ये पहली कंपलसरी एंट्री। फिर दूसरी कंपलसरी एंट्री है अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। तो सीआरआर का मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सीआरआर का मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का मतलब होता है कि कंपनी अपने कैपिटल को रिडीम कर रही है। तो कंपनी जब अपने कैपिटल को रिडीम करती है तो उसके लिए अलग से एक रिजर्व मेंटेन करती है, अलग से एक अकाउंट मेंटेन करके रखती है कि मतलब लोगों का पैसा रिटर्न करना है। तो डीपी में जो भी पैसा जमा हुआ रहता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि डीपी में जितना भी पैसा जमा हुआ रहेगा वो सारा का सारा पैसा उठा के क्या करेगी, सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, मतलब कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। उसका पर्पज ही है कि भाई लोगों का पैसा रिटर्न करने के। तो पैसा कहाँ से लेगी, डीपी में से लेगी। तो पहले डीपी में पैसा क्रेडिट हुआ है, मतलब ये अकाउंट में पैसा सब क्रेडिट हुआ है। अब इस पैसे को अगर इस्तेमाल करना रहेगा तो अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब अकाउंट में से पैसा कटता है तो डेबिट होता है ना। इसलिए इसकी एंट्री आएगी डीपी अकाउंट डेबिट। डीपी में से पैसा मैं खाली करो इसलिए डीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, ये पैसा उठा के कहाँ पे क्रेडिट करने वाला, सीआरआर अकाउंट में, इसलिए टू सीआरआर अकाउंट। आपको एग्जाम में शॉर्टकट सीआरआर नहीं लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। बट आपको समझाने के हिसाब से बता, तो ये दो आपको दूसरी एंट्री पास करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी तीसरी कंपलसरी एंट्री कौन सी आ सकती है, तो तीसरी कंपलसरी एंट्री आएगी रिटेन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
तो रिटेन ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन का मतलब होता है कि कंपनी अपने प्रीमियम और रिडम्पशन को रिटेन ऑफ करती है। तो प्रीमियम और रिडम्पशन कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है। तो अपनी उस लॉस की भरपाई कहाँ से करेगी, दो जगह से करेगी। पहला पैसा लाएगी, जुगाड़ करेगी एसपी में से, दूसरा पैसा लेके आती कंपनी डीपी में से। मतलब मुझे लॉस हो रहा है, जो मैं कंपनी यहाँ पे देखो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि कंपनी ने लिया 10 लाख रुपया, 20 साल की कंपनी दे रही है मुझे 12 लाख रुपया। तो कंपनी यहाँ पे 2 लाख रुपया ज़्यादा दे रही है। तो ये जो 2 लाख रुपया ज़्यादा दे रही है, तो कंपनी को कहीं से तो 2 लाख रुपया एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो वो 2 लाख रुपया कंपनी कहाँ से एडजस्ट करेगी, ये दो जगह से करेगी। सबसे पहले एसपी में से लेगी, देखो उसके नाम में प्रीमियम है इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम में से पैसा लेंगे। अगर पैसा कम पड़ा तो डीपी में से लेंगे, इसलिए इसकी एंट्री क्रिएट की गई है। मतलब उसको इन दोनों के पैसे को यूज किया जाएगा, इसलिए इनके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए एंट्री आएगा एसपी अकाउंट डेबिट, डीपी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म में समझ जाना। मैं जो बोल रहा हूँ देखो, पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले प्रीमियम और रिडम्पशन को डेबिट किया। अब इसको हटा के फेंकना है, मुझे निकाल देना है। तो इसको निकालने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब जो पास्ट में आपने डेबिट किया था, आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ को रिटर्न ऑफ करने के लिए यही चेक करना कि पास्ट में आपने इसको क्या किया है। पास्ट में अगर आपने इसको क्रेडिट किया रहेगा, तो प्रेजेंट में जब आप लोग उसकी एंट्री बनाओगे तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने यहाँ पे ये एंट्री लिख दिया, एसपी अकाउंट डेबिट, डीपी अकाउंट डेबिट। एसपी का मतलब क्या होता है लिख देता हूँ यहाँ पे। एसपी का मतलब होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फिर इसी का दूसरा नाम होता है शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट। ये थर्ड एंट्री हो गई। फिर उसके बाद चौथी कंपलसरी आते हैं पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब क्या हुआ कि फाइनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे देंगे हम। ओके, तो पैसा हम लोग को उसको देने का है, इसलिए वो पैसा रिसीव करेगा। इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास से पैसा जाएगा, इसलिए टू कैश बैंक अकाउंट। हो गया। तो ये चार कंपलसरी आपको एंट्री हर सम में कंपलसरी कंपलसरी पास करनी है। सबसे पहला सबसे पहला है अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, ये वाली एंट्री। इसमें से दोनों में से कोई एक आएगा, या तो एट पार वाली एंट्री आएगी या तो एट अ प्रीमियम वाली एंट्री आएगी। फिर दूसरा है अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर का मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो पैसा कंपनी कहाँ से लाएगी, डीपी में से लाएगी, तो आपको ये यूज करना है। फिर तीसरी एंट्री है रिटेन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो ये वाली एंट्री पास करेंगे। फिर पेमेंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर, ये वाली एंट्री आ जाएगी। ओके। फिर उसके बाद अब मैं आपको जो एंट्री लिख के देने वाला वो एंट्री है ऑप्शनल एंट्रीज, ऑप्शनल जनरल एंट्रीज। तो ऑप्शनल जनरल एंट्रीज में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहला आएगा कि कंपनी को पैसे की अगर जरूरत पड़ती है, रिडम्पशन करते समय पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी तीन जगह से पैसे का जुगाड़ करती है। सबसे पहला पैसा लेती है डीपी में से, पैसा कम पड़ा तो पैसा लेगी फ्रेश इश्यू से, फ्रेश इश्यू से पैसा कम पड़ा तो अपने असेट्स को सेल करती है। बराबर, तो डीपी वाला केस तो अपन ने देख लिया। अब नंबर 1 पे आएगा फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू, फ्रेश इशू का मतलब होता है सेल ऑफ न्यू शेयर्स। मतलब कंपनी मार्केट में नए शेयर्स को क्या करती है, सेल करती है। तो कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचने के लिए जाएगी तो इसमें भी 3 कंडीशन हो सकता है, बट ज़्यादातर 2 ही कंडीशन आती है, तो मैं वही 2 कंडीशन लिखता हूँ। तो पहला आता है एट पार और दूसरा आता है एट प्रीमियम। मतलब कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचने के लिए जाएगी, या तो पार पे बेचेगी या तो प्रीमियम पे बेचेगी। तो पार का मतलब क्या होता है कि 10 रुपये का शेयर्स कंपनी ने मार्केट में 10 में ही बेचा, तो इसे कहते हैं शेयर्स आर इशूड एट पार। इश्यूड एट प्रीमियम कब होगा, 10 रुपये का शेयर्स अगर कंपनी समझो कि मार्केट में 12 रुपये में सेल कर रही है, तो कंपनी यहाँ पे 2 रुपये ज़्यादा कमा रही है, तो कंपनी ने जो 2 रुपये एक्स्ट्रा कमाया ना, उसी को बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम, ओके। तो फिर इसको कहेंगे शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो पार के केस में क्या एंट्री आएगी, प्रीमियम के केस में एंट्री क्या आएगी, और वो एंट्री मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। तो सबसे पहला है एट पार। तो एट पार की एंट्री क्या आएगा, कंपनी मार्केट में शेयर बेचेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। और कंपनी के पास से शेयर जाएगा, इसलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके। बट इसमें आपको ये याद रखना है कि समझो कि क्वेश्चन में लिख के दी कि कंपनी ने इश्यू किए इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर बेचा है, तो फिर एंट्री कैसी बनेगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
ओके। अगर समझो कि क्वेश्चन में लिख के दी कि कंपनी फ्रेश इशू कर रही प्रेफरेंस शेयर्स पे, तो फिर एंट्री क्या आएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट सिर्फ शेयर कैपिटल लिखा। आपको क्वेश्चन में जो एक शेयर्स लिख के दिया रहेगा उसका नाम आपको यहाँ पे यूटिलाइज कर देना है बस, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा केस आता है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, तो प्रीमियम के केस में कैसा है कि सेम 10 रुपए का शेयर से कंपनी ने कितने में बेच रही, 12 में बेच रही, तो कंपनी यहाँ पे 2 रुपया एक्स्ट्रा पैसा कमा रही, मतलब कंपनी के लिए प्रॉफिट है। तो सेम वही सेम एंट्री में पास करूंगा, पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। जस्ट मिनट, तो मैं सेम एंट्री लिखूंगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ अलग नहीं करूंगा। बस प्रीमियम के केस में आपको क्या करना है, नीचे क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखना है बस, क्योंकि इस केस में कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होगा तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रिएट होगा, मतलब प्रीमियम से, मतलब सिंपल सा माइंड में ऐसा सेट आप लोग कर सकते हो कि प्रीमियम से आया हुआ जो भी पैसा रहता है कंपनी उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में आ जाएगा, मतलब बेसिकली इसकी एंट्री बनेगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सेम एंट्री मैंने वो वही लिखा है, सिर्फ आपको फर्क याद रखना है। पार की केस में 10 का शेयर्स था, 10 में बेच दिया तो शेयर्स आर इशूड एट पार हो गया। 10 का शेयर्स था, 12 में बेचा तो शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम हो गया। तो ये एंट्री हमें पास कर दी। फिर नेक्स्ट दूसरा सेकंड एंट्री आएगा सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो जब कोई इंसान किसी चीज को सेल करता है तो या तो दो ही कंडीशन होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, राइट। तो पहले हम लोग बेसिक एंट्री समझते हैं कि अगर मैंने असेट्स को बेचा तो क्या होगा। अगर मैं असेट्स बेचूंगा या फिर इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से वो चीज़ जाएगी, इसलिए या तो मेरे पास से असेट जाएगा या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो इसको मैंने क्रेडिट कर दिया। बस आपको क्या करना है, अगर प्रॉफिट वाला केस होगा तो आपको P&L अकाउंट को क्रेडिट में लिख देना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। अगर वही लॉस वाला सिचुएशन होगा तो आपको P&L अकाउंट को डेबिट करना है, मतलब सेम एंट्री में लिखूंगा, कुछ अलग नहीं लिखूंगा। देखो, तो मैंने बेचा तो मेरे पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से असेट जाएगा। ये गैप नहीं है बट आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, असेट्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये लिख दिया। बट यहाँ पे मुझे लॉस हुआ, तो लॉस होगा तो फिर P&L अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैं इसमें आपको वैल्यू लिख के दिखाता हूँ कि समझो कि 10 रुपए का असेट्स था, हमने इसको समझो 15 में बेचा, तो कंपनी को यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपए का, राइट। 10 की चीज़ थी, कंपनी ने इसको 15 में बेचा, तो कंपनी का पैसा भी 15 आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट में मैं 15 लिखूंगा। और मेरा असेट्स कितने का था, 10 का था, तो असेट में मैं 10 रुपये लिखूंगा। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 5 रुपए का, तो यहाँ पे 5 रुपीज। अब उसी तरह अगर यहाँ पे लॉस की बात करूँ, 10 रुपए का मेरा असेट्स था, मैंने इसको सेल किया समझो 8 रुपीज में, तो मुझे लॉस कितने का हो गया, 2 रुपीज का लॉस हो गया, राइट ना। तो बस, तो मैंने 10 की चीज को 8 में बेचा तो मेरे पास पैसा भी 8 के हिसाब से आएगा, और 2 रुपए का मुझे लॉस हो तो वो P&L में लिखूंगा, तो टोटल मिला के 10 रुपये। यार, तो इन दोनों में से कोई भी एक एंट्री आएगी, तो ये ऑप्शनल एंट्री होगी। बट कभी कभी एंट्री आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पार्टली पेड अप शेयर्स कन्वर्टेड इनटू फुली पेड अप शेयर्स। अब ये होता क्या है, तो समझो कि फॉर एग्जांपल कंपनी जब भी रिडेम्पशन करती है तो रिडेम्पशन कंपनी उन्हीं शेयर्स का करेगी जो फुल्ली पेड अप होगा, फुल्ली पेड अप शेयर्स। अब ये फुल्ली पेड अप शेयर्स होता क्या है, तो समझो कि मैंने किसी कंपनी का एक शेयर्स खरीदा 10 रुपया, और मैंने पूरा का पूरा 10 रुपया भर दिया। एक शेयर्स 10 का था, मैंने पूरा का पूरा 10 रुपीज पे कर दिया, तो मेरा शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गया। ओके। दूसरा केस क्या हो सकता है कि शेयर्स था 10 रुपए का, बट मैंने अब तक स्टिल 8 रुपए ही भरा है, और 2 रुपए मेरा भरना बाकी है, तो मेरा शेयर्स पार्टली पेड अप हो गया। ओके, तो कंपनी जब रिडम्पशन करती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स का ही रिडम्पशन करती है, कि नॉट पार्टली पेड अप शेयर्स का। ओके। तो अगर पार्टली पेड अप अगर होगा तो उस केस में कंपनी आपको कॉल करके बोलेगी कि आपका जो 2 रुपया पे करना बाकी है प्लीज आके भर दो। अगर आपने नहीं भरा तो फिर उस केस में फिर अलग सिनारियो आ जाएगा, फिर आपका शेयर्स कैंसिल कर दिया जाएगा, फॉरफिट कर दिया जाएगा।
तो अभी हम लोग उस लेवल की बात नहीं करते। फिलहाल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि आपने अब तक सिर्फ 8 रुपये भरा, आपका 2 रुपये भरना बाकी है, तो आपका शेयर्स पार्टली पेडअप है। तो कंपनी पार्टली पेडअप शेयर्स को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करती है। तो पार्टली पेडअप शेयर्स कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेडअप शेयर्स, इनटू फुल्ली पेडअप शेयर्स। तो पार्टली पेडअप शेयर्स को फुल्ली पेडअप शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो एक्स्ट्रा एंट्री याद रखना है बस। तो पहला क्या है, मेकिंग फाइनल कॉल। मेकिंग फाइनल कॉल, तो कंपनी फाइनल कॉल करेगी आपको पैसा मंगाने के लिए। तो कंपनी के लिए खर्चा है समझो, इसलिए फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर का पैसा मंगाएगा, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके। फिर दूसरा, फिर पैसा आ जाएगा, कॉल करेगी, लोग पैसा भर देंगे, तो रिसीविंग शेयर फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी। तो शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा अपने पास, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। पहले डेबिट किया, फिर इसको क्रेडिट कर दिया। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है और आराम से आपके झोले में 15 मार्क्स आ जाएगा। और इसमें बोनस शेयर्स का भी केस आता है, बट हम लोग अभी उस लेवल की बात नहीं करेंगे, तो ज़्यादा आपको खिचड़ी हो जाएगा दिमाग में से। बस इतनी चीज़ें याद रख लो, जिनको अगर नहीं भी समझ रहे तो कोई बात नहीं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का सम सॉल्व करना है, तो आपको क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्या क्या आपके पास डीपी होती है। फिर आपको 4 कंपलसरी एंट्री आपको याद रखनी है, बस इतना भी अगर आप लोग कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहला है अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, जिसमें एट पार या तो प्रीमियम, दोनों में से कोई भी एक केस होगा। फिर दूसरा है अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। फिर तीसरा केस होगा रिटेन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। फिर चौथा केस होगा पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर ऑप्शनल में मैंने जो एंट्री लिख के दी है वो, बस इतनी चीज़ें आप लोग याद रखो। ठीक है, सम जब कराऊंगा तो आपके मन में जितने भी डाउट रहेंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।